नमस्कार, मैं अशरा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 13 जो है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, उसके केस लॉ के बारे में बताएंगे। आर्टिकल 13 जो कि फंडामेंटल राइट्स का है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13, फंडामेंटल का आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि जो भी लॉ है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है उसको हटा दिया जाएगा। सेपरेशन ऑफ लॉ कह सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 13 अब ठीक है, ये तो हमको पता हो गया कि सेपरेशन ऑफ लॉ है। सेपरेशन ऑफ लॉ होगा कैसे? वो होगा जुडिशरी के द्वारा जुडिशियल रिव्यू करके, अगर उसे लगता है कि जो लॉ है वे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो उसको हटा दिया जाएगा। अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, अगर यानी कि फंडामेंटल राइट्स आने के पहले से ही ये लॉ बना हुआ है, उसको तो आप क्या कर सकते हैं? क्या आप उसको हटा सकते हैं? तो जी हाँ, वो हटाया जाएगा, बट देखा जाएगा कि उसमें क्या है, क्या वह फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्ट कर रहा है या फिर वह फंडामेंटल राइट्स के रिदम में है, तो उस अकॉर्डिंग उस पर कार्य होगा। उसके बाद पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जो है वे नहीं हो सकते हैं, अगर है तो उसको हटा दिया जाएगा। उसके बाद सबसेक्शन 3 में बोला था कि लॉ क्या है। आर्टिकल 13 के सबसेक्शन 3 में यह बताया गया है कि लॉ होता क्या है। उसके बाद सबसेक्शन 3 के बी पॉइंट में बताया गया है कि लॉ इन फोर्स क्या होता है। उसके बाद आर्टिकल 13 के सबसेक्शन 4 में बताया गया है कि जो भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, जो भी अमेंडमेंट 368 के अनुसार हो रहे हैं, उस पर आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आर्टिकल 13 के मुख्य पार्ट में आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी आती है। इसका मतलब होता है टू सेपरेट, यानी कि जो चीज़ इनकंसिस्ट है उसको हटा देना। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब ही है, हम आपको सरल लैंग्वेज में बता रहे हैं, लॉ के लैंग्वेज में नहीं बता रहे हैं। अब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में क्या हटाना है, कैसे हटाना है? तो सबसे पहले इसका जुडिशियल रिव्यू होगा। जब तक कि कोई भी सेक्शन सही नहीं है तो उस सेक्शन को हम हटाएंगे। हम पूरा लॉ नहीं भी हटाएंगे। किसी भी एक्ट में अगर किसी सेक्शन में प्रॉब्लम है तो हम उस सेक्शन को हटाएंगे जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, जो कि इनकंसिस्ट है, तो फिर हम उस सेक्शन के हटाएंगे, ना कि पूरे एक्ट को हटा देंगे, ठीक है। वही डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहती है। इससे रिलेटेड जो लैंडमार्क केस है वह AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ लॉ या स्टेट ऑफ MP का भी केस है ये। इसमें कहा है कि जो सेक्शन 14 है, प्रिवेंशन डिटेंशन का सेक्शन 14 जो है वह फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन 19 के अगेंस्ट जा रहा था, वह इनकंसिस्ट था। तो यानी केवल उसी सेक्शन 14 जो प्रिवेंशन डिटेंशन का सेक्शन 14 था उसी को हटाया गया, पूरा प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट को नहीं हटाया गया है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण केस है द स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसरा। यह केस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस केस में क्या कहा गया था कि कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया कि सेक्शन 13 सबसेक्शन B जो है वह बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट जो है, जो कि 1949 में आया था, वो वॉइड है। क्यों? क्योंकि वह सेक्शन आर्टिकल 19(1)(f को जो है अगेंस्ट है, तो इसलिए वह एक्ट को वॉइड है। तो यानी कि इसमें जो है प्रोहिबिशन एक्ट, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 के सेक्शन 13 सबसेक्शन B को हटाया गया। जो पार्ट इनकंसिस्ट है उस पार्ट को हटा दो, ना कि पूरे लॉ एक्ट को हटा दो। लेकिन उसके साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और आई है जो कि आप कह सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को क्लियर करता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में कहाँ, कैसे, कब, किसको हटाया जाएगा।
RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, इसमें एक एक पॉइंट बताया गया है। इसमें कहा गया है RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया कि सबसे पहले आप प्रेम्बल देखिए, कोई भी एक्ट बनाया गया था वह आपका जो है उसका प्रेम्बल देखिए कि उसका प्रेम्बल क्या कहता है। उसके बाद उसको बनाने का, वह एक्ट बनाने का इंटेंशन क्या था, किस वजह से उस एक्ट को बनाया गया था। फिर इंटेंशन आपने देख लिया तो ये होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट के साथ ये बनाते समय ये कंसिस्ट करता था कि नहीं करता था। अब नहीं करता है ठीक है, लेकिन पहले ये कंसिस्ट करता था कि ये शुरू से इनकंसिस्ट रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये भी देखना है कि अगर उसमें से जो भी सेक्शन है किसी एक्ट के, वे अगर इनकंसिस्ट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ, अगर हम उसको हटा रहे हैं, मान लीजिए 30 सेक्शन है, 30 में से हमने 5 सेक्शन को हटा दिया, 5 सेक्शन को हटाने के बाद वो 25 सेक्शन कोई उसका स्कीम नहीं है या उसका कोई मतलब नहीं बन पा रहा है, वो प्रॉपर तरीके से एक्ट जो है नहीं बन पा रहा है, तो क्या करेंगे, फिर हम पूरा एक्ट ही हटा देंगे। उसके बाद अब ऐसा भी हम नहीं कर सकते हैं कि जो इनवैलिड पोर्शन है उसको हटाने के बाद जो कुछ सेक्शन है उसमें अगर अल्ट्रेशन करने के बाद में जो है वह रिकमेंड हो रहा है तो हम उसको ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जुडिशरी का काम है लॉ बनाना नहीं है, हालांकि कुछ कभी कभी लॉ बनाती भी है, बट उसका काम है रिव्यू करना। लॉ बनाना पार्लियामेंट का काम है, तो हम उसको रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। यही RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताया गया है कि इतनी चीज़ें देखने के बाद ही हम किसी भी सेक्शन को, किसी भी पार्ट को हटा सकते हैं, यानी कि जो पार्ट खराब है। अब मान लीजिए हम एक उदाहरण देते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का कि शरीर में ये उंगली सड़ गई है और हमको पता है कि ये उंगली सड़ने के बाद अब ये उंगली काम में नहीं लाई जा सकती है, तो भाई आप इस उंगली को जो है ऑपरेट करके हटाओगे ना, कि पूरा हाथ हटा दोगे या पूरा शरीर हटा दोगे? पूरा शरीर पूरा हाथ आप नहीं हटाओगे ना। तो जो पार्ट इनकंसिस्ट है आप उस पार्ट को हटाओगे, ना कि पूरा एक्ट हटाओगे। पूरा एक्ट आप नहीं हटाओगे, यही डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहती है। और उससे रिलेटेड आपको हमने 3 केस बताए। पहला एक गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ लॉ, दूसरा है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा, उसके बाद RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम चलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स की तरफ। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या है? अब डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को समझने के लिए जो साइंस साइड स्टूडेंट रहे होंगे या जो साइंस साइड स्टूडेंट नहीं भी रहे होंगे, आप कभी कभी देखते हैं कि दिन में भी क्या होता है। नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहे, दिन में कभी कभी सूर्य भगवान के पास बादल आ जाता है। सूर्य भगवान के ऊपर में बादल छा गया, पूरा आकाश में बादल छा गया, तो क्या होता है, उनकी रोशनी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बादलों से ढक गए हैं, तो उनकी रोशनी कम हो गई है, अब वो प्रकाश उतना नहीं दे पा रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि जो लॉ, जो एक्ट काम में नहीं है, जो सेक्शन काम में नहीं है, वो इनकॉन्सिस्ट है, उसको थोड़ी देर के लिए हटा दो, उसको छुपा दो। इक्लिप्स का मतलब छुपा दो। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स यही कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स के पहले का लॉ अब वॉइड है, पहले वह वॉइड नहीं था, तो इसलिए कोई भी लॉ वॉइड एब इनिशियो नहीं होगा, जबकि इसमें वॉइड होगा अगर कोई इनकंसिस्ट है तो। इसका मेन केस है भीखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ MP का केस। यहीं से डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स आया ही, एक तरह से आप कह सकते हैं। इसमें हुआ क्या था कि इसमें मिराज मोटर व्हीकल एक्ट था, तो उसके कुछ सेक्शन ऐसे थे कि जो कि कहते थे कि आपने स्टेट को सारा पावर दे रखा है।
ये एक्ट 1947 का था और 26 जनवरी 1950 को आपका कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसमें फंडामेंटल राइट आया। आर्टिकल जो 19 आया फंडामेंटल राइट्स का, उससे ये वाला जो लॉ है, ये वाला एक्ट का सेक्शन है, ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को, इस लॉ को इनकंसिस्ट कर रहा था। तो सबसे पहले तो इसको सेपरेट कर दिया गया, उसके बाद में इसको डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के द्वारा इसको कवर कर दिया गया, यानी कि मोटर व्हीकल के लिए इसको इक्लिप्स कर दिया गया, इस लॉ को हटा दिया गया। आर्टिकल 19 ही फंडामेंटल राइट जब से आया तब से आर्टिकल 19 ही काम करने लग गई। ठीक है भैया। अब जब आर्टिकल 19 में चेंजमेंट आया तो वापस जो मिराज मोटर व्हीकल एक्ट का जो वो सेक्शन था जिसमें कह रहा था कि स्टेट को ये पावर, आपने मोटर व्हीकल एक्ट के सारे पावर स्टेट को दे दिए हैं, वो फिर से वापस आ गया। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। उसके बाद हमारे पास एक उदाहरण और है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहता है कि इसमें लॉ होते हैं, वो छुपे होते हैं, वो गायब नहीं होते हैं, उनको डिलीट नहीं किया जाता, उनको हटाया नहीं जाता है, जबकि उनको छुपा दिया जाता है। जैसे कि जब फंडामेंटल राइट में कोई चेंजमेंट आया और वो लॉ उससे रिलेट कर गया तो उसको वापस ला सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 ये इंडियन सिटीजन को पावर देता है, यह इंडियन सिटीजन को पावर देता है, अदर को पावर नहीं देता है। तो ये जब भी कुछ ऐसा आता है तो ये इंडियन सिटीजन के लिए इक्लिप्स हो जाता है, बट कि फॉरेनर के ऊपर ये लागू होता है। क्यों? क्योंकि फॉरेनर पे तो ये लागू ही नहीं होता है। ये पावर जो है इंडियन सिटीजन को दी गई है ना, फॉरेनर के लिए लागू नहीं होता है ये पावर, तो फॉरेनर के लिए डॉक्ट्रिन इक्लिप्स भी लागू नहीं होगा। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ऐसे चैनल का सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा है तो आप YouTube पे जाइए, @हिंदी नोट्स डालिए और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।